10 सितंबर 2025, डैलस शहर, टेक्सास। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा 50 साल का चंद्रमौली इधर उधर भाग रहा है और मदद मांग रहा है। उसके जस्ट पीछे 37 साल का मार्टिनिस, जिसके हाथ में चाकू है, वो अचानक से बड़ी बेरहमी से चंद्रमौली के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। चंद्रमौली खुद को बचाने के लिए पहले तो इधर उधर भागता है, फिर मार्टिनिस के हमले से वो जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद भी चंद्र खुद के बचाव में मार्टिनिस को दूर करने के लिए पैरों से लात मारता है और वहां से उठ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिनिस उसे उठने का मौका ही नहीं दे रहा था और लगातार उस पर चाकुओं से हमले करते ही जा रहा था। तभी चंद्रमौली की वाइफ निशा और उसका बेटा गौरव वहां पहुंच जाते हैं और मार्टिनिस को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों जोर जोर से चिल्लाकर लोगों से मदद भी मांगते हैं, लेकिन मार्टिनिस के हाथ में चाकू देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती बीच में जाने की। निशा और गौरव बार बार बीच में जाकर चंद्रमौली को बचाने की कोशिश करते हैं और मार्टिनिस से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उसे छोड़ दे, और मार्टिनिस उल्टा निशा और गौरव पर ही हमला करने लग जाता है। जैसे तैसे वो दोनों अपनी जान बचाते हुए पीछे हटते हैं। उतने में मार्टिनिस इतनी बार चंद्रमौली के गले पर वार कर देता है कि आखिर में उसका गला उसकी बॉडी से अलग ही हो जाता है। इतना इनह्यूमन क्राइम करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो वो चंद्रमौली के सर को लात मारता है, जिससे वो सर पलट पलट के रोड पर आ जाता है। फिर वो चंद्रमौली के सर को पकड़ के डस्टबिन में फेंक देता है और सबके सामने से एकदम फ्रीली चले जाता है। कुछ घंटों बाद ही मार्टिनिस को पुलिस पकड़ लेती है और जब उससे पूछताछ की जाती है कि उसने चंद्रमौली को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तो जो उसने जवाब दिया वो सुन के पुलिस भी दंग रह गई। ये क्राइम इतना भयानक था कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करना पड़ा, टाइम फॉर बीइंग सॉफ्ट इज ओवर। और ये ब्रूटल मर्डर के बाद ना सिर्फ यूएसए में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस केस की बात होने लगी। Uncovered some new details regarding yesterday's beheading outside a motel in East Dallas. चंद्रमौली नागामाल्या का बॉर्न 2 दिसंबर 1974 को बेंगलुरु इंडिया में हुआ था। उनकी परवरिश भी बेंगलुरु में ही हुई थी, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और जिंदगी के शुरुआती साल गुजारे थे। बचपन से ही चंद्रमौली एक शांत स्वभाव के इंसान थे। वो ज्यादा बोलने वालों में से नहीं थे, लेकिन वो जो भी काम करते थे उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ में करते थे। स्टार्टिंग के सालों में चंद्रमौली ने अपना पूरा फोकस काम और फ्यूचर पे रखा। उन्होंने बेंगलुरु से ही अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन कंप्लीट की थी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाना शुरू किया। बाद में चंद्रमौली की शादी निशा से हुई। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी ज्यादा सेटल हो गई। लगभग साल 2007 के आसपास निशा और चंद्रमौली के घर पे एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम गौरव रखा गया। बेटा होने के बाद चंद्रमौली की जिंदगी का मतलब और भी ज्यादा क्लियर हो गया। अब उनका हर फैसला, हर मेहनत सिर्फ अपने परिवार और बेटे के फ्यूचर के लिए होता था। परिवार और दोस्तों के बीच चंद्रमौली को प्यार से बॉब नाम से बुलाते थे। उनका नेचर इस तरीके का था कि सबके साथ वो आसानी से घुल मिल जाते थे। करियर की शुरुआत चंद्रमौली ने एक छोटे से बिजनेस से की। उन्होंने एक रिटेल स्टोर शुरू किया जहाँ वो छोटे बच्चों के काम की चीजें रखते थे। ये बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इससे उन्हें काम की समझ और कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस मिला। रोज की मेहनत, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना उनके लिए एक नॉर्मल बात थी। इसी रिटेल स्टोर के बाद चंद्रमौली ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करना शुरू किया और फिर बाद में उन्होंने इंडिया में 2 रेस्टोरेंट्स भी ऑपरेट किए थे। अब जैसे जैसे साल बीतते गए, चंद्रमौली के मन में एक सोच और गहरी होती चली गई, अपने बेटे के लिए एक ऐसा फ्यूचर बनाना जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो और लाइफ सिक्योर हो। इसी सोच के साथ साल 2020 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपनी पत्नी निशा और बेटे गौरव के साथ यूएसए शिफ्ट हो गए। अब अमेरिका जाने के बाद वो शुरुआती समय में सैन एंटोनियो में रहते हैं, लेकिन साल 2021 में चंद्रमौली अपनी फैमिली के साथ सैन एंटोनियो से डैलस शिफ्ट हो जाता है। डैलस में उन्हें डाउनटाउन स्यूट्स डैलस मॉडल में काम मिल गया और वहीं पर वो एज ए मैनेजर के रोल में काम करने लगे। मैनेजर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी काफी बड़ी थी। उन्हें स्टाफ का काम देखना होता था, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये इंश्योर करना होता था और प्रॉपर्टी की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता था। जो लोग उनके साथ काम करते थे उनका कहना ये था कि चंद्रमौली उनके काम को काफी सीरियस लेते थे। अब इसी मॉडल में काम करता था एक और आदमी, मार्टिनिस, जिसका पूरा नाम था योर्डनोस कोबोस मार्टिनिस। मार्टिनिस का बॉर्न 20 मार्च 1988 को क्यूबा में हुआ था। यंग एज में ही मार्टिनिस क्यूबा से इलीगली यूएसए आ जाता है और टेक्सास में सेटल हो जाता है। बाहर से देखने पर वो एक नॉर्मल वर्कर लगता था, किसी को भी उसके ऊपर डाउट नहीं हुआ। इवन एक लेडी ने तो उसकी तारीफ भी की थी। Very quiet, cleaned the rooms, went home,
लेकिन मार्टिनेज का पास्ट तो क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरा हुआ था। मार्टिनेज के क्रिमिनल रिकॉर्ड कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा ऐसे स्टेट्स में पहले से ही दर्ज थे। फरवरी 2017 में फ्लोरिडा के मायामी में उस पर एक मर्सिडीज बेंज चोरी करने का चार्ज लगा। इसके कुछ महीने बाद ही जून 2017 में कैलिफोर्निया के साउथ लेक टाहो एरिया में एक और घटना हुई, जहां मार्टिनेज एक औरत को धक्का देकर उसकी कार चुरा लेता है और इस वक्त वो बिना कपड़ों के घूम रहा था, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि मार्टिनेज ना सिर्फ एक क्रिमिनल था बल्कि मेंटली अनस्टेबल भी था। 2018 में मार्टिनेज कैलिफोर्निया से भागकर टेक्सास चला गया। हैरिस काउंटी टेक्सास में उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज भी लगे। बाद में उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए उसको 1 साल की काउंटी जेल की सजा हुई। 1 साल बाद वो जब जेल से बाहर निकलता है तब भी उसके बिहेवियर में कोई खास सुधार नहीं आता है। टेक्सास में रहने के दौरान मार्टिनेज पर हॉस्टल में वल्गरिटी करने का भी चार्ज लगा। इसके बाद वो फ्लोरिडा भाग गया, जहां उस पर चाइल्ड असॉल्ट का केस दर्ज हुआ। जनवरी 2023 में मार्टिनेज को फाइनली टेक्सास से अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि काफी दिनों से वो पुलिस से छुप रहा था। मार्टिनेज के अरेस्ट होने के बाद अथॉरिटीज को ये पता चलता है कि कैलिफोर्निया में उस पर कारजैकिंग, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और फेलियर टू अपीयर जैसे कई सारे चार्जेस पेंडिंग थे। मार्टिनेज को फिर से कैलिफोर्निया भेजा गया, जहां 2023 के एंड में जूरी ट्रायल के बाद उसे कारजैकिंग के केस में दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे लगभग 1.5 साल की सजा सुनाई और फिर 13 जनवरी 2025 को मार्टिनेज जेल से रिलीज हुआ। अथॉरिटीज ने उसको क्यूबा डिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से क्यूबा ने उसको लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे सुपरविजन में रखा गया, लेकिन फिर से वो सिस्टम से बच निकलता है और वापस टेक्सास पहुंच जाता है। सितंबर 2025 तक चंद्रमौली और मार्टिनेज दोनों ही डाउनटाउन सिस डैलस मोटेल में काम कर रहे थे। दोनों का रिश्ता काम तक ही सीमित था। चंद्रमौली अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करते थे और मार्टिनेज एक स्टाफ मेंबर के रूप में ड्यूटी पर था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में ये रूटीन एक भयानक मोड़ लेने वाला है। अब आता है वो दिन जिस दिन पूरा अमेरिका शॉक हो गया, यानी 10 सितंबर 2025। लगभग सुबह के 8 बजे मोटेल में रोज की तरह काम चल रहा था। चंद्रमौली अपने 2 कोवर्कर के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रूम क्लीन कर रहे थे। उनके साथ एक फीमेल एम्प्लॉय और मार्टिनेज भी मौजूद था। काम के दौरान चंद्रमौली ने नोटिस किया कि वहाँ पर एक वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है, तो वो ये चाहते थे कि उसका इस्तेमाल कोई भी अनजाने में ना कर दे। लैंग्वेज बैरियर की वजह से चंद्रमौली ने फीमेल एम्प्लॉय से कहा कि ये बात वो मार्टिनेज को ट्रांसलेट करके समझा दे। उसे लगा चंद्रमौली इससे सीधा बात करने के बजाय फीमेल एम्प्लॉय के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। इसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए और गुस्से में आके मार्टिनेज वहां से चला गया। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं होगा कि ये छोटा सा आर्ग्यूमेंट कुछ ही मिनट्स में एक भयानक घटना में बदलने वाला है। मार्टिनेज जब गुस्से से उस रूम से चला गया, उस वक्त चंद्रमौली ने भी नहीं सोचा होगा कि अब उनकी जिंदगी कुछ पल की ही रह गई है। वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट्स होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर लोग थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन मार्टिनेज उन लोगों में से नहीं था। अब लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। मोटेल के ग्राउंड फ्लोर पर नॉर्मल तरीके से ही काम चल रहा था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये जगह एक क्राइम सीन में बदलने वाली है। अब 8:20 को मार्टिनेज वापस चंद्रमौली को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे मार्टिनेज सीधा चंद्रमौली पर हमला करना शुरू कर देता है। ये अटैक इतना अचानक था कि चंद्रमौली को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी जान खतरे में है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए मोटेल के फ्रंट ऑफिस की तरफ भागने लगते हैं। फ्रंट ऑफिस के अंदर उनकी पत्नी निशा और उनका बेटा गौरव मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने बाहर शोर शराबा सुना, दोनों ऑफिस से बाहर आए। बाहर का मंजर उनके लिए जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। निशा और गौरव ने बिना एक पल भी सोचे मार्टिनेज को रोकने की कोशिश की और दोनों चंद्रमौली को बचाने के लिए बीच में गए, लेकिन मार्टिनेज इतने गुस्से में था कि उसने दोनों को धक्का देकर हटा दिया। उस वक्त निशा और गौरव के पास कोई भी हथियार नहीं था जिससे वो चंद्रमौली को बचा सके, और उनके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो किसी भी हद तक जा सकता था। इसके बाद मार्टिनेज ने अपना सारा गुस्सा चंद्रमौली पर निकालना शुरू कर दिया और वो लगातार उनके गले पर चाकू से वार करता रहा। ये वार इतने बेरहमी से किए गए कि आखिरकार चंद्रमौली का गला कट गया और उनकी मौत हो गई। ये सब उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुआ, एक ऐसा दृश्य जो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। मार्टिनेज यही नहीं रुकता, वो गला काटने के बाद चंद्रमौली के सर को लात मारता है, जिससे उनका सर पलटते पलटते रोड पर आ जाता है। ये मंजर देखकर वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब शॉक हो गए थे। फिर वो चंद्रमौली के सर को उठाता है और वहाँ पर एक डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से बड़े आराम से बिना डरे निकल जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मार्टिनेज को अरेस्ट कर लेती है। मार्टिनेज के अरेस्ट के बाद डाउनटाउन सिस डैलस मोटेल को पूरी तरह से पुलिस कंट्रोल में ले लेती है। जहाँ पर रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब वही जगह एक ऑफिशियल क्राइम सीन बन चुकी थी। पुलिस ने एरिया को सील कर दिया, एंट्री और एग्जिट पर रोक लगा दी गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और उस जगह से एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज को भी सिक्योर किया गया। जब मार्टिनेज को अरेस्ट किया गया, उस वक्त उसके कपड़े खून से भरे हुए थे और उसके हाथ में वही चाकू था
जिससे उसने चंद्रमौली को बड़ी बेरहमी से मारा था। इस घटना के बाद मार्टिनेज पर कैपिटल मर्डर का चार्ज लगाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही काफी सीरियस और लंबा था। इसी वजह से ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि सिस्टम के फेलियर पर भी सवाल खड़े करने लगा। चंद्रमौली का अंतिम संस्कार 13 सितंबर 2025 को किया गया। उनकी फैमिली के लिए ये एक सिर्फ लॉस नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का टूट जाना है। निशा ने अपने जीवन साथी को खो दिया और गौरव ने अपने पिता को, वही पिता जो हर फैसला उनके फ्यूचर को ध्यान में रखकर लेता था। इस मर्डर के बाद पूरे अमेरिका में इस केस पर चर्चा शुरू हो गई। मीडिया ने भी इस घटना को सीरियसली कवर किया और लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि इतना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद भी मार्टिनेज खुला कैसे घूम रहा था। इस केस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और चंद्रमौली को डेलिस का वेल रिस्पेक्टेड पर्सन बताया और कहा कि मार्टिनेज को पूरे कानूनी दायरे में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी भर अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहा, और एक ऐसे सिस्टम की भी कहानी है जो खतरनाक क्रिमिनल को वक्त पर नहीं रोक पाया। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ गुस्सा कुछ ही मिनट्स में ट्रेजेडी बन गया, जिसका असर सिर्फ एक परिवार पे नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ा।